हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्विक जीके बैच। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रियम्बल को। तो इसके जो नोट्स हैं ना, वो आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल पे जाके। ये जो पीपीटी है, यहाँ से मैं चीज़ों को समझाऊंगा आपको। बाकी जो नोट्स होते हैं हम ऑलरेडी डाल देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो जो कंटेंट जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो आपको वहीं से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से इस स्लाइड से इन सारी आपको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है, जो भी मैं समझाऊंगा। तो प्रियम्बल की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा लिखूंगा नहीं, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं इस पेन का यूज़ करूंगा सो दैट आपको हाईलाइटेड हो जाए चीज़ें जो भी मैं बताने वाला हूँ। तो प्रियम्बल होता क्या है, सबसे पहले इसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी कोई किताब होती है ना, उस किताब में क्या होता है कि जो पहला पेज होता है प्रिफेस का, प्रस्तावना का, ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वैसे ही है। बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उस समय, जिन्होंने स्ट्रगल किया था, प्रियम्बल को अलग अलग तरीके से बोला। किसी ने हॉरोस्कोप बोला, किसी ने आईडी कार्ड बोला, है ना। तो क्या प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं, ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो अगर मैं करंट में अगर देखूं, ठीक है, जो अभी हम मानते हैं कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। तो तुमसे अगर क्वेश्चन ये बनता है ऑब्जेक्टिव में तो यस टिक करना है। तो अगर तुम देखोगे सबसे पहले तो ये एक पेज है जहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। प्रियम्बल में जो भी कंटेंट है वो ये लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। ये इतने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। फिर जस्टिस के बारे में बात करी गई है, लिबर्टी के बारे में बात करी गई है, इक्वालिटी के बारे में बात करी गई है, फ्रेटर्निटी के बारे में बात करी है। इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करी है। किस कौन सी वर्ड का क्या मतलब है हम उसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझना है यहाँ पे कि जो वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखी हुई है ये लाइन, इस लाइन का मतलब क्या है। तो अमेरिका में भी ये चीज़ है ना, और हमारे भारत देश में भी ये चीज़ है। तो ये हमने कॉपी यूएस से ही करा था, इसकी लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। प्रियम्बल जैसे जब हम लोग तो नहीं, मतलब जो भी लोग गॉड फादर थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थे तो उन्होंने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया, ठीक है। तो वैसे ही प्रियम्बल को हमने यूएस से लिया था, ठीक है। और इसमें जो पहली लाइन है अगर आप देखोगे तो लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल, है ना। तो इस लाइन का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। इस लाइन का मतलब ये है कि टू बी रूल्ड बाय द सॉइल। एक वर्ड होता है ऑटोथोनी, एक सेकंड, ऑटोथोनी। ऑटोथोनी का मतलब ये होता है कि टू बी रूल्ड बाय द सॉइल। हम लोग अपनी मिट्टी के द्वारा रूल किए जाते हैं, यानी कि हम सॉवरेन हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये पूरा अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ में हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, भारत देश है हमारा। तो जो हमारा जो मिनरल्स हैं इसके अंदर वो हमारे ही हैं, कोई और कंट्री आके नहीं ले सकता। हम सॉवरेन हैं, हमारे ऊपर कोई और नहीं चला सकता अपनी आके। सेम जैसे फॉर एग्जांपल तुम रहते हो, तुम्हारे घर में कोई पड़ोसी आके अपनी नहीं चला सकता, तुम भी सॉवरेन हो एक तरह से, ठीक है। तो हम लोग जो है इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से सॉवरेन हैं। तो ये लाइन वही चीज बता रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि वी आर रूल्ड बाय द सॉइल। अब यहाँ पे देखो, सॉवरेनिटी की बात करी है, सोशलिज्म की बात करी, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करी है। वन बाय वन हम बात करेंगे, सॉरी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप। नाउ अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूंगा प्रियम्बल के, तो ये यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो आप पढ़ सकते हो। ज़रूरी नहीं है, कीवर्ड्स की बात करनी ज़रूरी थी कि यहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं। तो देखोगे सबसे पहले सॉवरेन एक कीवर्ड यूज़ किया गया है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात करी गई है। तो ये चीज़ एक्सप्लेन किए गए हैं। तो प्रियम्बल एक तरह से क्या है, आप समझ सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक आइडियल है। मतलब ये एक थिंकिंग है, मतलब ये एक थॉट है, समझ रहे हो, जो गाइड कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को। कि यही चीज केशवानंदा भारती केस में भी मतलब जजेस ने बोला था कि एक पार्ट है, ये अलग नहीं है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता थे उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई चीज़, आप एक तरह से समझ सकते हो कि कोई एक ऐसी सिचुएशन आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि फंडामेंटल राइट, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है ये चीज़ तो मैं अवॉइड करता हूँ ज़्यादा चीज़ें बताना, बट फिर भी आप समझो कि जैसे एक फंडामेंटल राइट है ना, और डीपीएसपी हैं।
तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी ये कहीं कहीं कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, है ना। तो कभी भी ऐसा कुछ केस हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसकी वजह से 13 जजेस की बेंच बनाई गई थी, है ना। केशवानंदा भारती केस जब हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा मतलब आपको डीप में नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, ताकि आपको बहुत ऐसा न लगे कि ये क्या बता रहा हूँ मैं। तो कहने का मतलब ओवरऑल मेरा ये है कि जब कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आइडिया जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हमने मेंशन करा है किसमें, प्रियम्बल में, कि दिस इज द आइडिया ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो कभी जब कंफ्यूजन में हो जाओ, तब आके हम लोग पढ़ेंगे क्या, अपना प्रियम्बल को, ठीक है। और ये हमें गाइड करेगा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। कुछ लोग पूछ सकते हैं मुझसे कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। तो जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, तो तुमको यस टिक करना है, ठीक है। यहाँ पे डाउट नहीं करना है। इस आ, ऐसा हुआ था ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद प्रियम्बल को बनाया गया था, है ना। तो जब बाद में बनाया गया तो डाउट था। तो अगर तुमको कभी देखो, लॉ जो होता है ना, लॉ मस्ट बी क्लियर। लॉ कभी भी एम्बिगुअस नहीं हो सकता, लॉ आर्बिटरी नहीं हो सकता, लॉ कभी डाउटफुल नहीं हो सकता। एक सेकंड, जरा मैं चेयर सही कर लेता हूँ अपनी। देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि लॉ जो होता है ना, हमेशा वो क्लियर होता है कि हाँ ये चीज है। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो इसमें जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद में प्रियम्बल बना, तो लोगों को लगने लगा कि ये जो प्रियम्बल है ना, ये पार्ट नहीं है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसको अलग माना गया। तो अब तुम सोच के देखो, आर्टिकल 368 यानी कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन का अगर पार्ट नहीं है, तो 42nd अमेंडमेंट जब हुआ 1976 में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रियम्बल को तो अमेंड कर दिया गया, प्रियम्बल को अमेंड कर दिया गया, 3 वर्ड जोड़े गए। तो जब जोड़े गए तो इसका मतलब पार्ट है, समझ रहे हो। तो तुमको कभी भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर डाउट हो किसी चीज पे, तो तुम क्या कर सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हो चीजों को। क्या फॉर्म कर डाल के, पीआईएल, पीआईएल डालोगे तुम उस चीज को चैलेंज कर सकते हो। तुम्हारा कुछ भी आइडिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज नहीं सही लग रही है मुझे, तो तुम एक पीआईएल डालो, ठीक है। और अगर वो चीज लगेगी कि जो है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनको लगेगा कि हाँ ये जो बात बोली है इसमें इसमें दम है, तो वो बेंच बनाते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाते हैं जजेस की। लगभग आप बोल सकते हो कि 5 से ज़्यादा ही होते हैं, और हमेशा ऑड होंगे, इवन नहीं होते हैं। तो ये जज की बेंच बनती है और इसमें निर्णय लिया जाता है, उसके बाद में पता चलता है। तो अब तक केबीसी वाला जो केस था, केशवानंदा भारती केस, ठीक है, उस वो सबसे बड़ा केस अब तक हुआ है। लगभग लगभग आप बोल के चल सकते हो कि हमारे देश में जो जितने भी बड़े लॉयर हैं, जितने भी बड़े लॉयर, हर बड़े लॉयर ने केबीसी केस में जजमेंट, मतलब इसमें पार्टिसिपेट किया है, किसमें, आर्गुमेंट में। और आर्गुमेंट था क्या, जब मैं आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा, डॉक्ट्राइन ऑफ आई फॉरगॉट, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, है ना। जब हम ये पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि जो है ये चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है। बट अभी के लिए तुम इतना समझो कि अगर तुमको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तुमको पता नहीं है, तो तुम पीआईएल डाल सकते हो। अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे, जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसका कोई मतलब नहीं था, कोई औचित्य नहीं था। मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे आओ, देखो, इसका कोई औचित्य नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं तुमको बताता हूँ। ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन है तुम्हारा, ये है तुम्हारा प्रियम्बल, ठीक है। ये करंट में प्रियम्बल है, ये करंट में प्रियम्बल है, पुराना वाला नहीं है। 1976 में अमेंडमेंट के बाद वाला, उसमें देखोगे तो यहाँ पे सेकुलर वर्ड जैसे नहीं था, है ना। तो ये वर्ड्स नहीं थे। बट तुम अगर ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ये चीज़ पहले से ही पड़ी हुई थी जब प्रियम्बल बना था। ये चीज़ एक्चुअली कह रही है कि हम सोशलिस्ट हैं। क्या बात कर रहे हो सर?
हाँ, हम सोशलिस्ट हैं। सोशलिस्ट बनने होने का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 रुपए हैं हमारी कंट्री में, तो ये 1000 रुपए सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाए। मान लो अगर 1000 ही लोग हैं तो सबको एक एक रुपया दे दिया जाए। यानी कि अंबानी के पास अगर 100 रुपए हैं और हम लोगों के पास एक भी रुपया नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि अगर वो सोशलिस्ट होती तो कहती सबको एक एक रुपया दे दो अगर हम लोग 100 लोग होते हैं। तो अंबानी के पास भी एक ही रुपया था। इसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट होना। बट मैं तुमको एक बात बताता हूँ कि हम लोग इस टाइप के सोशलिज्म को अपनाया नहीं। हम लोगों ने गांधीयन सोशलिज्म को अपनाया, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में। तो वो मार्क्स का था कि मतलब मार्क्स का कॉन्सेप्ट ये है। मार्क्स, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं। मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो चाहते हैं कि सारा पैसा बांट दिया जाए सबको। तो सोशलिस्ट वर्ड ऑलरेडी पढ़ा नहीं था, सेकुलर नहीं पढ़ा था, है ना। ये वर्ड्स नहीं थे, अभी मैं आगे तुमको बताऊंगा। बट तुम ये देखोगे, ये वाली लाइन पढ़ोगे, द इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड द इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो हमारे देश में किस टाइप के सोशलिज्म को अपनाया गया है। गांधी जी ने बोला कि ऐसा करो, हम ये मार्क्स वाला नहीं डाल सकते क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, समझ रहे हो। तो उन्होंने बोला कि हम इक्वलिटी दे सकते हैं। मतलब अंबानी कितने रुपए कमा सकता है, 10,000 करोड़। तो तुम भी 10,000 करोड़ कमा सकते हो, एक मजदूर भी 10,000 करोड़ कमा सकता है। तो हमने इक्वालिटी इस चीज की दी। तो हम लोग सोशलिस्ट थे पहले से। बट ये वर्ड डालना केवल और केवल एक पॉलिटिक्स था। 1976 में कौन थी प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ये दिखाना चाहती थी कि देखो हम गरीबों के मसीहा हैं। कल को तुम्हारी पार्टी आएगी, इसको भी चेंज कर देगी कुछ ना कुछ। लेकिन उसके बाद केस भी हुआ, केशव नंदा भारती केस पे ये चीज गई, पीआईएल फॉर्म फॉर्म डाला गया तो बोला गया कि ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं तुमको बताता हूँ एक चीज़। मैं बहुत डीप में नहीं पढ़ाना चाहता क्योंकि वो वही वाली बात है ना, एग्जाम में इस टाइप से चीज़ें पूछी नहीं जाती। यहाँ पे देखो, मैंने ट्वीट देखा था सुब्रमण्यम स्वामी जी का कि वन डे आई विल मूव अ पीआईएल दैट द इंक्लूजन ऑफ द सोशलिज्म एंड द सेकुलरिज्म इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आई हैव अ सीक्रेट लीगल वेपन फॉर इट। अब इनके पास कौन सा वेपन है ये भगवान ही जाने। बट कहने का मतलब तुम समझ रहे हो, ये जो बंदी थी ना, इसको खुद पे बहुत ज़्यादा घमंड था। ये इन्हीं के चक्कर में तो बहुत बार, मतलब वो जो मोदी जी ने क्या ट्वीट किया था एक बार कि ब्लैक डे फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो इन्हीं की वजह से हुआ था क्योंकि 368 पार्लियामेंट को पावर देता है। आर्टिकल 13 हम लोगों को पावर देता है, समझ रहे हो। आर्टिकल 13 मतलब फंडामेंटल राइट, और 368 कहता है कि पार्लियामेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर है। अगर तुम ये चीज़ पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा, हाउएवर द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी री इंट्रोड्यूस द टू वर्ड्स फॉर द पॉलिटिकल रीजन इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ये लाइन छोड़ो, द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड। इट वॉज नॉट as if the constitution was not a secular or socialist before the word were added. India has been secular before 42nd amendment। यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उससे पहले ही हम लोग सोशलिस्ट थे। हमारे प्रियम्बल में बी आर अम्बेडकर जी ने ये लाइन लिखी हुई थी। बट इंदिरा गांधी दिखाना चाहती थी कि हम देखो गरीबों का बहुत ध्यान रखते हैं। एंड फॉर दैट मैटर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और इन्होंने प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड को जोड़ा। समझ रहे हो, सोशलिस्ट वर्ड को जोड़ा, ठीक है। तो प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल का आइडिया अगर तुम समझोगे ना तो तुमको मजा आ जाएगा क्योंकि प्रियम्बल में ही हमने सारा आइडिया लिख रखा था ऑलरेडी। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो ये तीन चार चीजों से कनेक्ट करेगा। प्रियम्बल हमारा फंडामेंटल राइट को भी बता रहा है। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट किसी भी, अच्छा फंडामेंटल राइट ही क्यों कहते हैं, फंडामेंटल राइट कहते हैं क्योंकि किसी भी देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका जो फंडामेंटल होता है वो फंडामेंटल राइट होता है और उसी को ध्यान में रख के बाकी सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात करी गई है। फंडामेंटल राइट में भी यही चीज बोली गई है कि सबको इक्वालिटी देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। कोई भी स्टेट की नजरों में ऊपर नीचे नहीं है। स्टेट का मतलब ये होता है राज्य। राज्य का मतलब होता है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों मिलके स्टेट को बनाती हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो होते हैं जस्टिसएबल। मतलब तुम कोर्ट जा सकते हो अगर तुम्हारे कोई भी फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन करता है। अभी मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाता हूँ, मैं तुमको आइडिया आई होप समझा पाया हूँ कि प्रियम्बल का क्या है। जो डीपीएसपी होते हैं हमारे मौलिक अधिकार, वो भी इसी पे आधारित हैं, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है।
जब मैं तुमको डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा तो तुमको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं जो यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो दोबारा से लिख दिया। अब मैं बात करता हूँ सॉवरिन होने का क्या मतलब है। अब मैं सॉवरिन होने की बात करता हूँ। जैसे सॉवरिन होने का मतलब ये हुआ कि तुम्हारे ऊपर कोई और राज्य नहीं चला सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोदी जी अभी गए अमेरिका, ठीक है। ट्रंप ने बोला कि हम टैरिफ लगाएंगे, तो मोदी जी मिलने उनसे गए, ठीक है। तो ट्रंप कल को ऐसा नहीं है कि बोले कि तुम जो है, जो तुम्हारे जो भारत है उसको तुम अमेरिका में ऐड कर दो, मतलब हम तुम्हारी टेरिटरी को जोड़ दें। जैसे कि कनाडा, कनाडा को अमेरिका ने बोला कि तुम यूएसए का पार्ट हो जाओ, समझ रहे हो। तो बात ये हुई कि कनाडा हुआ, या भारत की मैं बात करूं तो भारत सॉवरेन है। सॉवरेन होने का मतलब है कि हमारे अंदर आके कोई हमको अपनी नहीं चला सकता। एक होता है इंटरनल सॉवरेन होना, एक होता है एक्सटर्नल सॉवरेन होना। इंटरनल सॉवरेन का होने का मतलब होगा कि हम अपने इंटरनल मैटर्स में किसी बाहरी देश की मदद नहीं लेंगे। एक्सटर्नली सॉवरेन होने का मतलब हुआ कि एस जयशंकर कहीं भी जाएंगे अपनी बातें रखेंगे, ठीक है। कोई हमारे ऊपर अपनी नहीं चला सकता। लेकिन जब हम आज़ाद हुए थे उस समय हम लोगों के दिमाग में यही चल रहा था कि क्योंकि ब्रिटेन वाले जो लोग थे उन्होंने काफ़ी टाइम तक हम पे शासन चलाया था, ठीक है। तो हमारे दिमाग में ये था कि हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि कॉमनवेल्थ 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 ज्वाइन करने वाले थे उस समय। तो नेहरू जी से लोगों ने बोला कि अगर हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ये चीज़ ऐसा तो नहीं होगा कि अ, जैसे कि ये फिर से हम लोगों के ऊपर चलाने लगे। तो नेहरू जी ने बोला कि वी आर सॉवरेन। सॉवरेन होने वाले का मतलब हुआ कि हम किसी भी कंट्री की किसी भी जो आप बोल सकते हो कि किसी प्रोग्राम को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारी सॉवरेनिटी पे कोई आंच नहीं आएगी, समझ रहे हो। हम उतनी ही बातें मानेंगे जितनी हम मानना चाहते हैं। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सॉवरेन होना, ठीक है। आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ कि सॉवरेन होने का मतलब अब हुआ क्या। उसी टाइम यूएनओ में, जैसे फॉर एग्जांपल यूएनओ ज्वाइन करा हम लोगों ने, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या हम हमारी सॉवरेनिटी इससे चली जाएगी? नहीं, क्योंकि जब हमने यूएनओ ज्वाइन करा था वो ज्वाइन किया था 1946 में, और उस टाइम हमारे पास तो सॉवरेनिटी थी ही नहीं। तुम सोचो जब तुम आज़ाद ही नहीं थे और तुमने कोई चीज़ ज्वाइन कर ली थी, ठीक है, तो तब कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो आज़ाद होने के बाद भी अगर तुमने उसको कंटिन्यू रखा तो उससे क्या दिक्कत होगी? समझ पा रहे हो? तो सॉवरेन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोशलिस्ट होने का मतलब क्या होता है। तो सोशलिस्ट होने का मतलब, देखो यार, पता है सोशलिस्ट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर कम से कम 1000 किताबें लिखी हुई हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। इनके ऊपर अच्छे से अभी भी पीएचडी करते हैं लोग और बातें करते हैं, बुक्स लिखते हैं, पढ़ते हैं। बट इसका कोर कॉन्सेप्ट मैं तुमको आज 2 सेकंड में समझाऊंगा। 2 सेकंड नहीं, 15 सेकंड, 20 सेकंड लगेगा। और वो यही है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अंबानी के पास 1000 करोड़ हैं, ठीक है। अंबानी के पास 1000 करोड़ रुपए हैं। तुम्हारे पास कितना है? कुछ नहीं, जीरो, 10 रुपए भी नहीं है, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ 100 लोग रहते हैं हमारे देश में, तो अंबानी के पास जितना पैसा है उसको 100 से डिवाइड कर दिया जाएगा और सभी लोगों को बांट दिया जाएगा। ये होता है सोशलिस्ट होना। समझ में आया? लेकिन सोशलिस्ट जो वर्ड था वो एडेड नहीं था, पहले प्रियम्बल में ये नहीं था। 42वें संविधान संशोधन जब हुआ 1976 में, 1976 में, तब ये वर्ड डाला गया। ये केवल पॉलिटिक्स थी ये चीज डालना, ठीक है। गांधी जी ने बोला कि यार देखो, पहली बात तो हम हैं गरीब, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। मान लो फॉर एग्जांपल कोई उस समय इंडस्ट्री लगा सकता था, ठीक है, तो उसके पास नॉलेज थी, उस चीज़ को चैनलाइज करके वो मल्टीपल पैसा जनरेट कर सकता है, रिसोर्सेज बना सकता है। अगर हमने ये वाला सोशलिज्म अपना लिया होता, गांधी जी चाहते थे कि हम सॉवरेन हो, मतलब गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, जो भी लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठे हुए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, वो सोच रहे थे कि हम सोशलिस्ट होना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास भी तो प्रॉब्लम थी ना। तो हमने कहा कि यार जो अभी सोशलिज्म चल रहा है वो मार्क्स का चल रहा है। मार्क्स का सोशलिज्म में क्या था
कि डिवाइड कर दो पैसा। तो गांधी जी ने सोचा कि यार एक काम करते हैं कि प्रियम्बल में अगर ये वर्ड हमने सीधा डाल दिया, प्रियम्बल में ये वर्ड हमने सीधा डाल दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तब पूरी कंट्री को, मतलब कंट्री को नहीं, मतलब आप ये समझो कंट्री को तो छोड़ो ही, पूरा जो वर्ल्ड है वो समझेगा कि हमने सोशलिज्म को अपना लिया है। तो हमने सोशलिज्म को नहीं अपनाया, दैट वाज द रीजन। मतलब हमने अपनाया लेकिन हमने डाला नहीं। हमने अपने प्रियम्बल में क्या डाला? हमने अपने प्रियम्बल में ये चीज डाल दी। प्रियम्बल में हमने डाला इक्वालिटी ऑफ द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब गांधी जी ने बोला कि एक काम करते हैं, हम एक नया सोशलिज्म बनाते हैं। कौन सा? गांधीयन सोशलिज्म। गांधीयन सोशलिज्म। अब इस सोशलिज्म में क्या हुआ? गांधी जी ने बोला कि एक काम करते हैं, हमारे देश में अंबानी को भी 100 करोड़ या 200 करोड़ या 1000 करोड़ या 1 लाख टन जितने भी कमाने की अपॉर्चुनिटी है, सेम अपॉर्चुनिटी हम अपने देश के सारे लोगों को देंगे। ठीक है? तो मार्क्स का सोशलिज्म जो था हमने वो डिस्कार्ड करा और हमने गांधीयन सोशलिज्म को अपनाया। ठीक है? और हमने थोड़ा सा उसमें टच मार्क्स का भी दिया। तो हमारे देश में जो करंट में सोशलिज्म है वो है गांधीयन प्लस मार्क्स, दोनों का सोशलिज्म हमने अपनाया। लेकिन ये वर्ड हम उस समय नहीं डाल सकते थे अपने प्रियम्बल में, बिकॉज सबको ये पता लग जाता कि हम लोग सोशलिस्ट हैं और ये वाले सोशलिस्ट हो जाएंगे। तो गांधी जी ने बोला ठीक है, काम करते हैं, ये वर्ड नहीं डालते, हम सीधा इसका पोस्टमार्टम करके लाइन डाल देते हैं कि ये लाइन जो हमारा एम है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये चीज डाल दी गई है ना। जब ये वर्ड गया तब हमारे ब्रांड की, यानी कि हमारे टाइप के जो सोशलिज्म था उसकी जानकारी बाकी लोगों को हो गई। क्योंकि अब तुम सोचो, हम लोग जस्ट आज़ाद हुए थे, उसी समय हमने अगर अपने टाइप का सोशलिज्म बनाया था, तो किसको पता भाई कि सोशलिज्म एक दूसरे टाइप का इंडिया में बनाया गया है। तो गांधी जी चाहते थे कि हम लोग जो है, हमको ये सारे राइट्स दे दिए जाए। मैं बात करूंगा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का क्या मतलब होता है। इन चीज़ों को डीपीएसपी में डाला गया। डीपीएसपी क्या होते हैं मैं उसको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी सब हलवा हो जाएगा। सेकुलर जो वर्ड है वो क्या कहता है, उससे पहले मैं तुमको ये बताता हूँ कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ही 1976 में ये डाला गया। बट ऑलरेडी देखो, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है। सेकुलरिज्म स्टेट, सेकुलर जो है स्टेट है, हम सेकुलर नहीं है। सेकुलर होने का मतलब ये हुआ कि स्टेट किसी भी जैसे फॉर एग्जांपल तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तो तुम सिख हो, ईसाई हो, बहुत सारे टाइप के लोग हैं। ठीक है? अब इन बहुत सारे टाइप के लोग हमारे देश में रह रहे थे। उस टाइम जो सेकुलरिज्म था, उस टाइम जो सेकुलरिज्म था वो इस टाइप का था। ये देखो, ये वर्ड है यूरोप का, और यूरोप में जो सेकुलरिज्म होने का मतलब ये होता था कि अगर कोई कंट्री सेकुलर है तो इसका मतलब है कि स्टेट, स्टेट यानी राज्य, और स्टेट के साथ साथ जो लोगों का जो रिलीजन है ना, हो सकता है तुम हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी, तो सेकुलर हो अगर तो इनके बीच में एक क्लियर लाइन है। मतलब एब्सोल्यूट डाइवोर्स है। डाइवोर्स का मतलब ना तो स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, मतलब रिलीजियस मैटर में बिल्कुल भी इंटरफेयर ही नहीं कर सकता। समझ रहे हो? तो जैसे ये वाला जो सेकुलरिज्म है ना, इसके ड्रॉबैक ये है कि जब स्टेट इंटरफेयर ही नहीं करेगा तो तुम कुछ भी बनाते चले जाओगे, कुछ भी करते चले जाओगे, है ना। ये वाला सेकुलरिज्म यूरोप में है। ठीक है? तो गांधी जी ने बोला कि यार ये तो ठीक नहीं होगा, अगर इस टाइप के हम सेकुलरिज्म को अपना लेंगे तो दिक्कत होगी। तो गांधी जी ने बोला एक काम करते हैं, हम जो है रिलीजियस राइट्स दे देते हैं लोगों को, लेकिन हमारा जो स्टेट होगा वो इंटरफेयर करेगा अगर कोई दिक्कत करेगा। मतलब कल को अगर हिंदूज या मुस्लिम या सिख या जो पारसी जो भी कम्युनिटी के लोग हैं वो दिक्कत करना स्टार्ट करेंगे हमारे लिए, आपस में लड़ाई करेंगे, पीस एंड ऑर्डर को, मोरालिटी को डिस्टर्ब करेंगे, कुछ ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तब हम बोलेंगे और सबको पीटेंगे। तो हमने बोला कि हम स्टेट जो हमारा है उसका कोई रिलीजन ही नहीं है, बट स्टेट कैन इंटरफेयर अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है। तो ये वर्ड हमने उस टाइम नहीं डाला था, क्योंकि भाई हमने अपना सब कुछ बना के रखा था अपने टाइप का, कि हमारे लिए सर्वधर्म संभाव है, यानी कि सारे के सारे जो
जैसे हिंदुइज्म हुआ, है ना, बौद्ध, सिख, जितने भी तुम्हारे ये जो धर्म हैं, सब एक हैं, एक समान हैं। यूरोप के सेकुलरिज्म में का मतलब ये हुआ कि डाइवोर्स है रिलीजन और स्टेट के बीच में। समझ रहे हो? स्टेट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कल तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, तुम इनकम टैक्स में सिलेक्ट हो गए, या लेट्स से तुम आईपीएस ऑफिसर बन गए, आईएएस ऑफिसर बन गए, तो तुम बन गए आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 सर, तुम स्टेट बन गए। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल तुम एसआई बन जाते हो कल को, ठीक है, तो तुम पुलिस बन गए। पुलिस क्या है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, मतलब तुम स्टेट का पार्ट बन गए। समझ रहे हो? तो उस पुलिस वाले के लिए ये धर्म भी बराबर है, 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 ये भी धर्म बराबर है। उस नेता के लिए ये भी बराबर, ये भी बराबर, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव है, उसके लिए सारे धर्म बराबर है। दैट मीन्स सर्वधर्म संभव। हमारे लिए सारे के सारे जो रिलीजन है वो बराबर हैं। लेकिन सेकुलर वर्ड हमने डाला ही नहीं था। समझ रहे हो? क्योंकि हमने अगर उस समय डाल दिया दे दिया होता तो ये बोला जाता कि डाइवोर्स है भाई, डाइवोर्स। स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा किसके मैटर में? रिलीजियस मैटर में। लेकिन गांधी जी ने दिमाग लगाया था अच्छा वाला। उन्होंने बोला कि हम फंडामेंटल राइट तुमको दे ही रहे हैं। आर्टिकल 25 से 28 में उन्होंने डाल दिया था ये कॉन्सेप्ट पूरा, बट सेकुलर वर्ड नहीं ऐड किया था। तो हमने बाद में 42वें संविधान संशोधन में सेकुलर वर्ड डाला। अच्छा, एक चीज तुम ये भी सोच सकते हो कि सर ये वर्ड डाल लेते प्रियम्बल में तो क्या इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा? अब मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम सोच के देखो, तुम्हारा आधार कार्ड है और तुम हो, ठीक है, क्या दोनों अलग अलग हो या सेम हो? कल को मैं तुम्हारे आधार कार्ड में नाम बदल दूं तुम्हारा, ये मैं क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, इसको सोचना, ठीक है, गूगल गूगल करके तुम एक कमेंट करके बताना मुझे। तुम्हारे आधार कार्ड में मैंने नेम चेंज किया, या लेट्स से तुम्हारा नाम, जैसे मेरा नाम सचिन रस्तोगी है, ठीक है, मतलब ज़्यादातर लोग मुझे सचिन रस्तोगी नाम से डाल जानते हैं। आधार कार्ड में मेरा नाम है सचिन कुमार रस्तोगी, ठीक है। कल को मैं अपना नाम केवल आधार कार्ड में SKR कर देता हूँ, समझ रहे हो? या मैं सचिन के जगह पे नाम ही बदल देता हूँ अपना, लिख देता हूँ लेट्स से सचिन तेंदुलकर कर देता हूँ। नाम बदल दिया मैंने, क्या मैं बदल गया? सोच के बताओ। तो आधार कार्ड आधार कार्ड और मैं एक हुए या अलग अलग हुए, इसके बारे में तुम थोड़ा सा सोचना और मुझे कमेंट करके बताना। तो कहने का मतलब इस सेकुलरिज्म का जो क्रक्स था, जो गांधी जी ने सोचा था उस समय, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने 25 से 28 में डाल दिया था। फंडामेंटल राइट में जब पढ़ाऊंगा तो तुमको बताऊंगा ये चीज़ की क्या है। आई होप दैट तुमको सेकुलर होने का मतलब समझ में आया कि जो सेकुलर वर्ड है वो क्या है। ठीक है, इतना समझ में आ गया तो बहुत है ना। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी वर्ड आया डेमोक्रेसिया वर्ड से, है ना। ये B.R. अम्बेडकर जी के वर्ड है, ठीक है, ये मैंने वहीं से उठा के डाला हुआ है। इसको पढ़ो। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ द सोशलिज्म। ये पूरा पढ़ोगे तो तुमको बहुत प्यारा है, तुमको बहुत कुछ समझ में आएगा। मेन मतलब क्या होता है, तुम जरा इसको पढ़ो, मैं आता हूँ 1 मिनट में। तो देखो यार, डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी बता रहा हूँ, तो डेमोक्रेसी का जो वर्ड है वो आया डेमोक्रेसिया से, ठीक है। और ये वर्ड्स हैं B.R. अम्बेडकर जी के। तो यहाँ पे अगर तुम पढ़ोगे तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट्स सोशल डेमोक्रेसी। व्हाट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन? इट मीन्स अ वे ऑफ लाइफ विच recognizes लिबर्टी, इक्वलिटी, fraternity. द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, fraternity कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सेपरेट। देखो, समझो, डेमोक्रेसी होने का मतलब क्या हुआ? अगर जैसे बोलते हैं ना कि डिक्टेटरशिप आ जाएगी हमारे देश में धीरे धीरे, अगर मैं डेमोक्रेसी ही बढ़ा दूं, डेमोक्रेसी इनफाइनाइट कर दूं, वो भी डिक्टेटरशिप ही है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, अगर मैंने डेमोक्रेसी को बढ़ा दिया, ठीक है, डेमोक्रेसी को मैंने बढ़ा के 100% कर दिया, पूरी तरीके से हम डेमोक्रेटिक हो गए, दिस इज एग्जैक्टली मीन द डिक्टेटरशिप। क्या बात कर रहे हो? कैसे? मैं तुमको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई अपनी गवर्नमेंट बताता बनाता है, ठीक है, 100% सीट उसकी आ गई,
ठीक है, 400 450 500 सीट, सारी सीट उसने ले ली। ठीक है, किसी भी कंट्री की मैं बात करता हूँ। अगर पूरी सीट उसकी आ गई, कल को मेरी गवर्नमेंट बनती है और मैं मेजोरिटी में आ जाता हूँ, मेजोरिटी से भी आगे निकल जाता हूँ, ठीक है, किसी की एक भी सीट नहीं है, मेरी पूरी पूरी सीट आई, मैं कल को कोई लॉ लेके आऊंगा, 2 मिनट में पास करवा दूंगा। मैं बोलूंगा कि कल से अखंड भारत बनेगा, ये बिल पास, कल से नेपाल हमारे देश में, ठीक है, कल से यूसीसी लागू। समझ रहे हो, मतलब ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए इतना बवाल होता रहता है, मैं 2-2 मिनट में ढक 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 सब पास करवा दूंगा। क्या हो गया, ये डेमोक्रेसी खत्म, डिक्टेटरशिप है भाई। समझ रहे हो ये चीज? तो डेमोक्रेसी पूरी तरीके से अच्छी नहीं है, समझ रहे हो? डेमोक्रेसी उतनी ही ठीक है जहां पे थोड़ा सा अपोजिशन हो पाए, समझ रहे हो, रिस्पॉन्सिबल हो। क्या बात कर रहे हो, मतलब कि लेक्स रेक्स, मतलब डेमोक्रेसी को वॉच करने के लिए कोई होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, लॉ होनी चाहिए, कानून होना चाहिए, तभी तक डेमोक्रेसी अच्छी है। अगर ये चीज नहीं होगी तो फिर दिक्कत है। मतलब ये कि हमने बोला, इतनी चीज तुमको समझ में आ गई होगी तो डेमोक्रेसी होती क्या है, ठीक है, इतना बहुत आई थिंक तुमको समझ आने के लिए। काफी बड़ी हो जाएगी क्लास, है ना, हम रिपब्लिक समझ लेते हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि ये क्लास मैं बड़ी भी ले सकता हूँ और इसमें मैं यूपीएससी टाइप का भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उस चीज़ का मतलब नहीं होगा। दिस इज क्विक जी के बैच। तो क्विक जी के बैच में हमारा जो एम है वो ये है कि हम जल्दी जल्दी 20-30 मिनट में सारे चैप्टर खत्म करें, ठीक है। तो मैं तुमको जल्दी से समझा देता हूँ कि रिपब्लिक होने का मतलब क्या होता है। रिपब्लिक होने का मतलब होता है कि जो हमारे देश में जो जैसे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी वोट करके पहुंचेंगे, मतलब कि चुने जाएंगे। जैसे कि ब्रिटेन में चले जाओगे ना, ब्रिटेन में जो क्वीन है ना, उनके कोई जो संतान होंगे उनको किंग बना दिया जाएगा, फिर उनको, ठीक है। रिपब्लिक होने का हमारे देश में मतलब ये हुआ कि हम इलेक्ट करेंगे, ठीक है, इलेक्ट करेंगे। लेकिन यार एक चीज तुम सोच के देखो, मैं बोलूं कि तुम इलेक्ट करना, लेकिन तुम कैसे इलेक्ट कर पाओगे, वोट देके? तो तुम्हारे पास पॉलिटिकल जस्टिस दिया हुआ है, पॉलिटिकल जस्टिस, तुमने वोट डाला, ठीक है, तुमने अपना सांसद चुना, उस सांसद ने प्राइम मिनिस्टर को चुना, सारे लोग बैठ के, मतलब जो मिनिस्टर बनते हैं उस हिसाब से चुनते हैं। तो तुम्हारा डायरेक्ट रोल नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनाने में, इनडायरेक्ट रोल है, समझ रहे हो? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि रिपब्लिक होने का मतलब क्या होता है। बस इतना तुमको समझ में आ गया, मोर देन सफिशियंट है। तो हम क्या हैं, हम रिपब्लिक हैं। ये कंटेंट मैंने थोड़ा सा दिया है, तुम पढ़ सकते हो। अब मैं जस्टिस की बात करता हूँ। जब मैं जस्टिस की बात करता हूँ तो समझने की ज़रूरत है कि हमारे देश में 3 तरह का जस्टिस है। एक तो है सोशल, दूसरा है इकोनॉमिकल, तीसरा है तुम्हारा पॉलिटिकल। जस्टिस जो वर्ड है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ के चलो कि कंफ्यूजिंग है ना। शायद बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था या नेहरू जी ने बोला था, दिस इज़ द मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड, ऐसे करके उन्होंने कुछ लाइन दी थी। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे तुम देखोगे शेर आया और शेर आके हिरन को खा के चला गया। तुमने देखा, तुम बोले वाह 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 वाह, तो तुमको लोग देखेंगे, कहेंगे वाह कितना हरामी आदमी है ना। बट शेर नहीं खाएगा तो क्या करेगा? तो क्या हिरन के लिए वो जस्टिस है? बिल्कुल नहीं। बट शेर अपना पेट भी तो देखेगा, उसको नेचर ने ऐसे बनाया है। तो इसके ऊपर डिबेट ही होती रहेगी तुम्हारी, समझ रहे हो? तो हमने क्या बोला, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये चीज़ होनी चाहिए। सोशल जस्टिस होने का मतलब ये हुआ कि हम रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे किसी से डिस्क्रिमिनेशन ना करें। कौन? स्टेट। स्टेट, देखो, था क्या ना, जब हम आज़ाद हो रहे थे तो हमारे साथ दिक्कत यही थी कि हमारे ऊपर स्टेट बहुत ज़्यादा चला रहा था अपनी, ब्रिटेन वाले लोग, ठीक है। तो हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा जो डर था वो था स्टेट। तो ये जो चीज़ें बनाई गई वो स्टेट के अगेंस्ट ही बनाई गई कि जस्टिस मिलना चाहिए, स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डीपीएसपी में बोला गया कि जो भी चीज़ें मैं नहीं दे पा रहा हूँ, नेहरू जी ने बोला, वो हम आगे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल
नॉट नेहरू जी, उन्होंने बोला, बी आर अम्बेडकर जी ने बोला कि जिससे पॉलिटिकल जस्टिस है, समझो मेरी बात को। पॉलिटिकल जस्टिस यानी कि राइट टू वोट। जैसे फॉर एग्जांपल एक कहानी होती है एनसीईआरटी में, कांता। अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें क्या है, कांता वोट डालने जाती है, वोट दे के आती है। तो कांता के पास क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस दिया हुआ है, उसको पॉलिटिकल जस्टिस मिला हुआ है। जब कांता घर पे आती है तो वो देखती है कि बहुत गरीबी है, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कांता कहती है कि यार हमें वोट डालने का क्या मतलब हुआ। तुम समझ रहे हो, यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस है उसके पास, लेकिन उसका मतलब तभी है जब उसके पास इकोनॉमिकल जस्टिस भी हो। मतलब मतलब ये कि जब हम आज़ाद हो रहे थे तो हमारे पास रिसोर्सेज जो अवेलेबल थे हमने वो दे दिए। जैसे हमने बोला कि हम पॉलिटिकल जस्टिस दे सकते हैं, रेस कास्ट इसके बेसिस पे हम लोग क्या नहीं करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है। बट हम इकोनॉमिकल जस्टिस नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, कैसे दे देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखो, जो कांता है, कांता कांता को तुमने पॉलिटिकल जस्टिस तो दे दिया, लेकिन आने वाले टाइम में जब उसको इकोनॉमिकल जस्टिस नहीं मिलेगा, आज से 200 250 300 साल, मतलब इतनी तो एज भी नहीं होती, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ इन जनरल, उसको अगर वो जस्टिस ही नहीं मिलेगा तो एक टाइम के बाद वो कहेगी भाड़ में जाओ सब लोग। मतलब कि उसका विश्वास उठ जाएगा। उसका विश्वास किससे उठ जाएगा? संविधान से, सरकार से, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सबके ऊपर से। मतलब पॉलिटिकल जस्टिस एक जरिया है कहाँ तक पहुंचने का, इकोनॉमिकल जस्टिस देने का। समझ रहे हो? तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब कि अच्छा, ये जस्टिस जो वर्ड था, ये चीज हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिया हुआ था, ठीक है, या बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर से लिया था, ठीक है। तो जस्टिस का मतलब ये भी तभी है जब हम जो है इकोनॉमिकल जस्टिस तक पहुंच जाएं। अगर वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं तो कोई मतलब नहीं है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन लिखा हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे समझाई हुई है। तो जस्टिस वर्ड का आई होप मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग लिबर्टी की बात करते हैं। लिबर्टी, बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि लिबर्टी का जो मतलब है वो है आज़ादी, लेकिन ये गलत है। लिबर्टी का मतलब आज़ादी नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। लिबर्टी का दो मतलब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं तुमको फ्रीडम दे दूं, ठीक है, फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम दे दिया मैंने तुमको, यानी कि आज़ादी दे दी। कल को तुम गए और किसी को गोली मार दी, है ना, तुम्हारे पास आज़ादी है, तुमने किसी को गोली मार दी, नेगेटिव लिबर्टी दे रखी है हमने। मतलब तुम गोली नहीं मार सकते, लॉज बना रखे हैं हमने यहाँ पे कि ये काम नहीं कर सकते सर आप। समझ रहे हो? यानी कि एल से याद रखो, लिमिटेड। हमने तुमको फ्रीडम दी है सर, बट लिमिटेड, सुपरविजन ऑफ लॉज, लॉ के सुपरविजन में हमने तुमको दी है लिबर्टी। समझ रहे हो? तो ये चीज समझ में आई कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे अब दूसरी एक ये है कि लिबर्टी यानी कि आज़ादी एक पॉजिटिव भी होती है। पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि जैसे इस चीज़ को मैं ऐसे समझाता हूँ, कि जैसे गांव वगैरह में होता है ना, गांव वगैरह में जाओगे आज भी मतलब लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता। मतलब तुम्हारे पास आज़ादी है, आज़ादी है ना, तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारे पास राइट टू एजुकेशन दिया हुआ है फंडामेंटल राइट में, पर तुम्हारे पास आज़ादी नहीं है कि तुम पढ़ने जाओ। मतलब एक तो इन्वायरमेंट नहीं है ना, मतलब स्कूल नहीं है या कुछ भी नहीं है। तो पॉजिटिव लिबर्टी होने का मतलब ये हुआ कि इन्वायरमेंट तो बनाइए सर, आपको इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। अदरवाइज लिबर्टी का क्या ही मतलब है। मैं तुमको लिबर्टी दे दूं पूरी कि हाँ भाई लिबर्टी है, राइट टू एजुकेशन है, ये है, स्पीच है, फलाना ढिमाका, मैं तुमको इन्वायरमेंट ही नहीं दे रहा हूँ वो। मैं तुमको रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ कि तुम ये चीज़ सीखो, ये चीज़ करो। तो राइट टू एजुकेशन या कोई भी चीज़ अगर मैं बना रहा हूँ
कोई अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट उसका इन्वायरमेंट ही नहीं अगर दे पा रहा हूँ तो उस लिबर्टी का कोई मतलब नहीं है। तो पॉजिटिव लिबर्टी कहता है कि इन्वायरमेंट बनाइए सर, किसको, स्टेट को। और नेगेटिव लिबर्टी कह रहा है कि लॉज के सुपरविजन में सर आप लाइसेंस ले सकते हैं और किसी को ठोक सकते हैं। कब? सेल्फ डिफेंस में। आई होप दैट आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आपको लिबर्टी समझ में आ गई होगी। और नाउ वी विल डिस्कस द इक्वालिटी। इक्वालिटी बहुत प्यारा जो है कॉन्सेप्ट है और रिजर्वेशन यहीं से आता है। ठीक है, तो समझो मेरी इस बात को। देखो, दो चीज होती हैं। एक तो होती है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है कि इक्वल। एक सेकंड, चल नहीं रहा है इसकी बैटरी। इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल होना। जैसे मैं बोलूं कि एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, बराबर है ना। जैसे एग्जाम में तुम करते होगे, जब कॉलेज के सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं ना, जैसे मैथ्स वैथ्स का पेपर होता है, तो क्या करते हो तुम कि प्रूव करो इस चीज को। तो अंदर तो तुमने बहुत कुछ उल्टा सीधा लिख दिया होता है, और लास्ट में बोर्ड के एग्जाम में होता था कि लास्ट में लिख दिया एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, उसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दिया स्केच पेन से, ताकि टीचर को यही दिखे। तुम दिखाना क्या चाह रहे हो? तुम इक्वालिटी दिखाना चाह रहे हो। समझ रहे हो कि ये इक्वल है? समझ रहे हो? तो हमारे यहाँ पे ये अर्थमेटिक इक्वालिटी नहीं है सर। क्या बात कर रहे हो सर? अगर मैं इक्वालिटी दे दूं, जैसे कोई 5 साल का बच्चा है ये, ठीक है, 5 साल का मान के चलता हूं मैं। ये लेडी है 16 ईयर्स की और ये भाई साहब है 20 साल के। ठीक है, मैंने कहा मैं इनको इक्वालिटी देता हूँ, संविधान कहता है इक्वालिटी दे दो। और इनको कोई देखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उधर देखना है, स्टेडियम है, तो स्टेडियम की जो हाइट है वो इतनी है, यहाँ पे स्टेडियम इतनी हाइट है। तुम देखोगे एक चीज ध्यान से कि इसको दिखेगा ही नहीं कुछ। नहीं नहीं, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लेके आ जाता हूँ। स्टेडियम में बोलता हूँ यहाँ पे है, तो ये देख पा रहे हैं सर, ये आराम से देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। ऐसे इतने पे रख देता हूँ, है ना। केवल ये देख पा रहे हैं अभी, है ना। और इनको हल्का फुल्का दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इनको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो इक्वालिटी देने का मतलब ये हुआ कि हमने इक्वालिटी दे दी सबको, अर्थमेटिक इक्वालिटी दे दी। हमने बोला ये नहीं करना है, रिजर्वेशन देना है। मतलब कुछ लोग एससी हैं, एसटी हैं, ठीक है, कभी उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं हुए। समझ रहे हो? कभी उनके पास रिसोर्सेज नहीं हुए कि वो पढ़ाई कर पाए। तुम सोच के देखो, अगर किसी के पास लाइट ही नहीं है, किसी के पास जिसके फादर जो थे वो, या फादर मदर जो भी, जिनके पेरेंट्स ने कभी मतलब वो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो हमेशा नाली साफ करते हैं या कुछ भी इस टाइप का छोटा मोटा काम करते हैं, वो कैसे सोचेंगे? वो अपने सर्वाइवल का सोचेंगे। यूपीएससी का डैफ फॉर्म जब तुम फिल करते हो, उसमें आता है हॉबीज। कुछ लोग होते हैं जो हॉबीज लिखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया उनके पास कभी था ही नहीं ये चीज कि वो हॉबीज के लिए टाइम निकाल पाए। तुम समझ रहे हो? तो दिस इज अ प्रिविलेज कि भाई जिन लोगों के पास हॉबीज होती हैं, दिस इज अ प्रिविलेज कि जो लोग के पास रिसोर्सेज पहले ही से, जैसे अपर कास्ट के पास तुम देखोगे जनरल ओबीसी, ये बहुत लंबा डिबेट चल जाएगा, मैं इसको आधे घंटे में इसको तुमको समझा सकता हूँ कि रिजर्वेशन क्यों जरूरी था। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि जिसके पास है हम उसको हेल्प नहीं करेंगे, हम एक ग्राउंड डेवलप करेंगे, सेम ग्राउंड डेवलप करेंगे जहां से रेस स्टार्ट होगी। तो हमको जिनको जितनी ज़रूरत होगी उतनी हम उनको दे देंगे। ठीक है, बट अभी मुझे ये भी पता है कि रिजर्वेशन का गलत उपयोग भी किया जाता है सबके द्वारा, बट वो चीज़ें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है ना। तो अगर तुमको ऐसा कुछ लगता है तो पीआईएल डालो, जाके कोर्ट में जाओ, ये सब काम करो, तुम्हारे पास अगर पढ़ने के सिवा दूसरे काम हो, नेता नगरी करनी हो। बट तुम्हें भी पता है चीज़ें कितनी स्लो हैं हमारे देश में। तो इक्विटी दी हमने, समझ में आ गया इक्वालिटी का मतलब आज के बाद क्या हुआ। तो ये पीआईएल वाला कॉन्सेप्ट मैंने तुमको बताया, और ये तुमको बताया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ था। मैं तुमको फंडामेंटल राइट जब पढ़ाऊंगा ना, तुमको मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एकदम तुमको ऐसा लगेगा कि क्या पढ़ा दिया है मैंने। फर्टर्निटी की बात मैं कर लेता हूँ, तो ये जो है बी आर अम्बेडकर जी के वर्ड्स हैं, तुम पढ़ सकते हो। फर्टर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। मतलब ये होता है कि सब लोग मिलजुल के रहो। ठीक है, और मैं तुमको ये भी बता देता हूँ, लिबर्टी, ठीक है, फर्टर्निटी और इक्वालिटी, ये तीनों एक ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल के 3 भाग हैं।
अलग नहीं कर सकते, इनका डाइवोर्स नहीं हो सकता। समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल मैं इक्वालिटी ना दूं किसी को, मैंने इक्वालिटी तुमको देनी बंद कर दी, तुम्हारे पास आज़ादी रहेगी क्या? सोच के देखो, कल मैं बोलूं कि तुम एससी हो, मैं तुमको जॉब नहीं दूंगा, यानी कि तुमने इक्वालिटी खत्म कर दी, तुमने खत्म कर दिया लिबर्टी हमारी। समझ रहे हो? लिबर्टी खत्म तो कहोगे भाड़ में जाओ तुम। क्यों? क्योंकि फ्रेटर्निटी भी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा भाईचारा खत्म हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों वर्ड आपस में रिलेटेड है, अलग नहीं हो सकते। बी आर अम्बेडकर जी ने यही चीज यहाँ पे लिख के बोली, लिबर्टी कैन नॉट डाइवर्स फ्रॉम द इक्वलिटी, कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम द लिबर्टी, नॉर कैन लिबर्टी एंड इक्वालिटी कैन बी डाइवर्स फ्रॉम द फ्रेटर्निटी। समझ रहे हो? ये तुम पढ़ लेना, मजा आ जाएगा। मतलब उस टाइम अगर तुम देखोगे तो जितने भी लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ना, बहुत ज़्यादा माइंडेड थे। मतलब बाबा साहब ने जो भी चीज़ें लिखी हैं ना, वो बहुत थिंकिंग के बाद लिखी है। मतलब उसके पीछे बहुत डीप मीनिंग है। या तो तुम कॉन्स्टिट्यूशन समझ नहीं पा रहे हो, या तो तुम ही हो फिर। समझ रहे हो? इन्होंने जो चीज़ लिखी है, दिस इज 100% राइट। जैसे 42वां संविधान संशोधन एक तरह का छलावा था, इन्होंने ऑलरेडी पूरा कॉन्सेप्ट डाल रखा था प्रियम्बल में, और उसी चीज को फंडामेंटल राइट में डाल के जो है, जैसे फंडामेंटल राइट्स क्या है, जस्टिसएबल है, डीपीएस पे नहीं है, मैं तुमको बताऊंगा। तो एक्टिवेट कर रखा था वो चीजें, जो भी चीजें डाली वो एक्टिवेटेड फॉर्म में थी कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, तुरंत जो है तुम चले जाओ किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट बोलेगा अगर स्टेट ने कोई सा लॉ बनाया है जो वायलेशन करता है फंडामेंटल राइट को, तुरंत नल एंड वॉइड कर देगा। इसी के चक्कर में तो केबीसी वाला केस हुआ था। सिग्निफिकेंस के ऊपर मैंने इतनी चीजें लिख रखी हैं, तुम पढ़ सकते हो, मैंने आंसर भी लिख सकते हो मेंस का, जो कि तुमको जरूरत नहीं है। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? तो प्रियम्बल मैंने तुमको बताया था कि पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक आइडिया है, सेपरेट नहीं है। यहाँ पे बेरुबारी केस हुआ था जिसमें कोर्ट ने बोला था कि नहीं है, उसके बाद में केशवानंदा भारती केस बोला तो बोला यस दिस इज द पार्ट, इट कैन नॉट बी अलग। जो एलआईसी वाला केस हुआ था उसमें भी प्रियम्बल बोला गया इंटीग्रल पार्ट है। हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि क्या बोला गया था केबीसी में और क्या बोला गया था एलआईसी वाले सॉरी केस में। क्या प्रियम्बल अमेंड किया जा सकता है? क्या प्रियम्बल अमेंड किया जा सकता है? द आंसर इज यस, बट शुड यू अमेंड द प्रियम्बल? ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि प्रियम्बल को क्या अमेंड करना चाहिए। यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, ठीक है? तुम पढ़ना, तुमको मजा आएगा। फंडामेंटल राइट जब हम पढ़ाएंगे तो तुमको और भी ज्यादा मजा आएगा। तो आई होप दैट आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ये पीपीटी में मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, बट तुमको इससे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुमको पढ़ने की जरूरत है कहाँ से? पढ़ने की जरूरत है नोट्स जो मैंने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है? इसके बाद हम लोग डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर करेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जस्ट इन केस यू हैव नो डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। कोई कमेंट है, कोई दिक्कत है, तकलीफ है ज़िंदगी में, वो नीचे कमेंट में डाल देना, मैं बाद में पढ़ दूंगा।